आपने गौर किया होगा कि बदलते मौसम में सबसे पहले असर हमारे कान, नाक और गले पर ही होता है। कभी गले में खराश तो कभी बार बार सर्दी जुकाम, कभी कान में दर्द तो कभी गले का बैठ जाना। अक्सर हम इन्हें छोटी छोटी परेशानियां समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही छोटी दिक्कतें आगे चलकर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। आज हम बात करेंगे ईएनटी यानी कि ईयर, नोज और थ्रोट हेल्थ के बारे में, और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड और बिहार के रिनाउंड डॉक्टर ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक रामाधीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है सर, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को, और ये भी ज़रूर ऐड करें कि जब आप फॉरेन में सर्व कर रहे थे ऐसा क्या हुआ जो आप इंडिया वापस आए हैं। हाँ, मैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ईएनटी इन स्कल बेस्ड सर्जन हूँ और मेरा क्लिनिक है पिस्का मोड़ पे। सो आई हैव बीन एडुकेटेड इन बॉम्बे एंड देन आफ्टर आई टुक माई यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स इन यूएसए गया, और वापस में 2018 में आया था। वीज़ा रिन्यूअल की बात थी, उस टाइम में भी ट्रम्प प्रेसिडेंट हुआ करते थे। फिर माई फादर, आई वॉज ऑलवेज अटैच्ड विथ एक्चुअली माई फैमिली, एंड इनिशियली व्हेन आई हैड गुड रैंक तो उस समय भी मैं रिम्स में ही रहना चाहता था, लेकिन बहुत अच्छी रैंक थी तो फादर ने कहा था नहीं, आप बॉम्बे जाके जो सबसे अच्छी कॉलेज मिल रही है, ऑल इंडिया रैंक मेरी 336 थी उस टाइम में, तो वहाँ पे पढ़ाई करी। वहाँ पे फिर टाटा कैंसर में भी कुछ दिन पढ़ाई करी, फिर यूएस में फेलोशिप्स करा जॉन हॉपकिंस में, फिर टफ में ट्यूटर था, वहाँ पे फेलोशिप्स की। तो जैसे ईएनटी अभी आपने बताया कि नॉर्मल नाक, कान, गला, अभी के टाइम में ईएनटी की एडवांस स्कल बेस भी होती है। तो जैसे ब्रेन ट्यूमर्स जब हम लोग करते हैं तो नाक के थ्रू जो ब्रेन के नीचे की जो ट्यूमर्स है, तो उसके लिए एडवांस स्कल बेस सर्जरी में तो ब्रेन ट्यूमर्स वो ईएनटी सर्जन और न्यूरोसर्जन साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि उसमें ढक्कन नहीं खोलना पड़ता, नाक के थ्रू जा सकते हैं। उसी तरह जो पीछे का ट्यूमर्स है कान की तरफ से, तो उसको भी कान के थ्रू जा के तो वो लैटरल स्कल बेस में मिलान इटली में करा। एंड आई वाज ऑलवेज वांटेड टू गेट बैक टू होम एंड लव माय फैमिली। फादर इंसिस्टेड कि नहीं, सजेस्टेड एक्चुअली कि गेट बैक ओवर हियर, वी नीड मोर ऑफ यू दैन, वहाँ पे रहोगे तो सिर्फ किताब लिखोगे, रिसर्च करोगे, यहाँ रहोगे तो हम लोग सबको तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ। एंड आई लव डैट, क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी रहते हो लेकिन आप नोटोकॉर्ड तो हमेशा अपना घर ही होता है। तो आई केम हियर एंड आई फेल्ट ग्रेट कि हाँ, इतना सीखने के बाद में मुझे अपने लोगों, अपने धर्म, जो अपनी कर्मभूमि और जन्मभूमि एक ही बनाने का मौका मिल रहा है। दैट्स आई एंजॉयड दैट थिंग सो फार। सर, आज के अगर दौर को देखें और जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, ऐसे कौन से कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम्स जो आजकल देखे जा रहे हैं? देखो, ईएनटी जैसा तुमने बताया अभी, ईयर, नोज एंड थ्रोट जी। तो अगर मैं बात करूं एक एक करके, तो नाक में जैसे कभी भी वेदर चेंज होती है तो एलर्जीज थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे स्नीजिंग हो गई, नाक से पानी आना हो गया, नाक में खुजली आना हो गया, हेडेक्स हो गया, आँख में अगर लाल रेडनेस आ जाना, तो ये सब एलर्जीज के लक्षण होते हैं। कान में अगर मैं स्पेसिफिकली अलग से बात करूं तो अभी ओटोमाइकोसिस होती है, फंगल इन्फेक्शंस कान में, और वो यूजुअली लोग जाते हैं दवा दुकान में या फिर अपने मन से कान में एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालते हैं, और एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया मर जाती है और फंगस बढ़ जाता है, तो ओटोमाइकोसिस ज़्यादा हो जाती है इस बरसात के मौसम में। और अगर गले की बात करें तो हाँ, व्हेनेवर इट्स वेदर चेंज आपको सोर थ्रोट्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सब सीजनल है। इसके अलावा अगर बात करूँ, ऐसे कान में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास से आती है, जैसे कान का बहना, कम सुनना, कान में आवाज़, सनसनाहट, और गले में खराश, खाना निगलने में तकलीफ़ होने लग जाती है अगर टॉन्सिलाइटिस अगर हो जाए तो। थ्रोट में जैसे खासकर स्कूल टीचर्स हो गए या जो कि सिंगर्स हैं, या ज़्यादा चिल्लाए या किसी भी कारण से किसी म्यूज़िक कंसर्ट्स वगैरह में गया, गाए वहाँ पे, तो उसके बाद आपकी होस्टनेस स्टार्ट हो जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली कम्स टू अस। अक्सर लोगों में शिकायत होती है कि बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हें गले में खराश या गला बैठ जाना या कफ होना बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो फिर यू नीड टू गो एंड विजिट योर डॉक्टर। तो हम कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे क्या क्यों हो रहा है फ्रीक्वेंटली। अगर एक आध बार हुआ तो दैट्स ओके,
बट अगर फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, या फिर आपको काफ़ी एलर्जीज है, हो सकता है फूड एलर्जी, एयरबोर्न एलर्जीज हो, या फिर GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। इंडिया हैज़ बिग प्रिवेलेंस ऑफ GERD। तो ये सब अगर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर पहले से है, तो जब वेदर चेंज होती है तो वायरल अटैक्स कैन लीड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज ऑल्सो बढ़ जाती है उस टाइम में। तो वो सब लेके अगर कभी कभार हो रहा है तो दैट्स फाइन, यू शुड स्टार्ट विद द साल्ट वाटर गार्गलिंग और बीटाडिन गार्गल। लेकिन अगर ज़्यादा हो रहे हैं या दर्द ज़्यादा बढ़ गया है या फीवर आ रहा, तो बेटर गो एंड कंसल्ट योर नियर बाई ENT सर्जन्स। जैसे आपने एलर्जीज की बात कही है, एलर्जी और साइनस इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो, एलर्जी विल लीड टू द साइनस इन्फेक्शन। एलर्जी आपके ब्लड में होता है, ब्लड से होता है। नाक में सबसे ज़्यादा एलर्जी की इफेक्ट इसलिए आती है बिकॉज नाक सबसे पहले जो बाहर की एटमॉस्फेयर की जो चीज़ें हैं वो नाक को आप इनहेल करते हो नाक के थ्रू। तो अगर डस्ट है तो ऐसा आपके या ट्री पॉलेंस है या जो भी चीज़ें नाक में पहले जाएगी, इसीलिए आपके नाक में एलर्जी की सिम्टम सबसे पहले आती है। अगर वही एलर्जी जो आपके नाक में आ रही है अगर वो आपके लंग में पहुंच जाएगी तो उसी को अस्थमा बोलते हैं, लंग की एलर्जी को अस्थमा बोलते हैं। स्किन पे मान लीजिए अगर एलर्जेंस लगे तो आपको खुजली होगी, रेडनेस आएगा। तो एलर्जीज नाक में ज़्यादा आने का कारण वही होता है कि सबसे पहले हम नाक के थ्रू सांस ले रहे होते हैं। और साइनसेज या स्मॉल एयरवे कैविटीज, यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होती है, यहाँ एथमॉइड साइनस होता है, फ्रंटल होती है, कान के सामने में स्फेनॉइड साइनस होता है। तो अगर नाक में एलर्जीज के कारण पानी है या इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो फिर वो साइनसेस के अंदर अगर चले जाए और साइनस को भी इन्फेक्टेड कर दें तो उसको साइनोसाइटिस कहता है। तो एलर्जी के कारण साइनोसाइटिस हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जैसे आपने एलर्जी और साइनस दोनों के बारे में बताया है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें दोनों ही कंडीशन में? देखो, एलर्जीज अगर सालों भर होती है तो वी कॉल द पीपल फॉर द एलर्जी टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट होती है, ब्लड से टेस्ट होती है, वी वर्कआउट क्या करता किस किस चीज़ से आपको एलर्जी है। फिर देर आर टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन अवॉइड दोज एलर्जी या फिर अभी के टाइम में इम्यूनोथेरेपी आती है। इम्यूनोथेरेपी लगभग 1.5-2 साल चलती है, कम से कम 1 साल चलाना होता है। और जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है, जैसे धूल से अगर एलर्जी हो रही है, या किसी को रोटी से एलर्जी है, किसी को चावल से एलर्जी है, या किसी को धनिया से एलर्जी है, तो उसको हमेशा के लिए भी ठीक किया जा सकता है। जो हमेशा के लिए ठीक करने के जो तरीके होते हैं उसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। अगर सीजनल कभी कभार आ रहा है तो वी गिव्स मेडिकेशन। अगर आप सालों साल से परेशान है, साल के 12 महीने परेशान है, देन इट्स बेटर टू गो विद द एलर्जी टेस्ट एंड इम्यूनोथेरेपी। सो दैट्स व्हाट वी डू। और इसी एलर्जी के कारण अगर नाक में अगर ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत टाइम में सांस की तकलीफ होती है, गले में भी प्रॉब्लम्स आती है, तो स्नोरिंग भी होता है। तो एलर्जी वन ऑफ द रीजन फॉर द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्नोरिंग जितना है। तो वी वर्क आउट डिपेंड अपॉन कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही हैज। नाक बंद हो जाना या फिर बार बार छींक आना, ये साइनस के वो होते हैं या फिर एलर्जी के? एलर्जी साइनसेज आर स्मॉल कैविटीज एक्चुअली। यहाँ पे हमारा चेहरा जो सामने से दिख रहा है, इसके पीछे में हवा के पॉकेट्स हैं। हमारे शरीर का सबसे भारी जो हिस्सा है वो ब्रेन है जी। तो ओवरऑल स्कल को हल्का करने के लिए, साइनस का काम वेंटिलेशन और बहुत सारे दूसरे काम है, तो भगवान ने या फिर इवोल्यूशन के ड्यूरिंग हमारे इस एरियाज में एयर पॉकेट्स हैं, उसको साइनसेस कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मान लो अगर नाक की गंदगी या फिर वो जो एयर पॉकेट को साइनस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसको साइनोसाइटिस या साइनस का इन्फेक्शन कहते हैं। तो एलर्जीज एंड साइनस दोनों सेम चीज नहीं है। एलर्जी इज ओवरऑल स्टफ, साइनस से जस्ट पार्ट ऑफ योर जो आपकी ENT का जो एयर पॉकेट्स है उसके अगर इन्फेक्शन हो तो उसको साइनस या साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर हम बच्चों में देखें तो ईयर इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है, उसका मेन रीजन क्या है? देखो, एक नाक और कान को कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं स्टैचियन ट्यूब। तो बच्चों की जो स्टैचियन ट्यूब होती है वो स्ट्रेट होती है, तो नाक के जो भी इन्फेक्शंस हैं दैट ऑलवेज इजीली कैन गो इनटू द ईयर, और दैट इज द बेसिकली मेन रीजन। और फिर जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है स्टैचियन ट्यूब अपनी एंगुलेशन लेके स्लैंटिंग होते जाती है, तो फिर वो जो नाक वाले इन्फेक्शन है कान में जाना उतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज होती है कि बच्चे में एडेनॉइड्स होते हैं, वो एक नॉर्मल लिम्फोइड टिश्यू है, एडेनॉइड एंड टॉन्सिल। तो अगर एडेनॉइड का साइज बढ़ा है तो स्टैचियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती है। जब ब्लॉक कर देती है तो एयर और पानी सब कान के अंदर ट्रैप हो जाता है और वहां पे इन्फेक्शन होता है। अब इन्फेक्शन के पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आइदर उसको वैनिस हो जाए या फिर वो कान के पर्दे को फाड़ के उस साइड से पानी निकलता है या जो पस है उससे सो निकलता है। तो बच्चों के जो ज़्यादा ENT इन्फेक्शंस का कारण एक तो एडेनॉइड होता है, दूसरा स्टैचियन ट्यूब की स्लैंटिंग होती है। और इस समय पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? अगर
दर्द हो रहा है कान में तो बेटर टू गो टू ENT सर्जन गेट इट डन। या बच्चा अगर स्नोर कर रहा है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो डेफिनेटली गो टू द ENT सर्जन एंड गेट इट इवेलुएटेड कि स्लीप एपनिया तो नहीं हो रहा। जैसे बहुत सारे बच्चे रात में सांस, अगर एडिनोइड्स ज़्यादा बड़े हो गए तो रात में सांस लेने में तकलीफ होती है। और अभी हाल ही में मैं एक प्रेजेंटेशंस दे रहा था, व्हेन आई गॉन थ्रू द लिटरेचर, तो उसमें देखा गया था कि अगर बच्चे को रात में सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसकी IQ 14 पॉइंट्स तक रिड्यूस कर सकती है, और जो कि पार्शियल रिवर्सेबल होती है। मतलब आपका बच्चा अगर 130 IQ के साथ पैदा लिया है और सांस में अगर रात में उसका रुक रहा है तो रुकने के कारण ब्रेन हाइपोक्सिया होती है, और ब्रेन हाइपोक्सिया के कारण IQ रिडक्शन होता है। तो अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे सांस की तकलीफ हो रही है बिकॉज हाइपरट्रोफी, एडेनोइड टॉन्सिल, या फिर अगर कान दर्द हो रहा है या नाक की प्रॉब्लम, तो टेक इट सीरियसली, गो एंड टॉक टू द योर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और गेट इट ट्रीटेड रादर देन जस्ट टेकिंग इट, जैसे पुराना वाला डर रहा था कि हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, हमको भी हुआ था या बाकी हुआ था। तो अगर चीज़ें अच्छी हैं तो डेफिनेटली करनी चाहिए। जैसे आपने एडेनोइड्स की बात की कि बहुत कॉमनली बच्चों में देखा जाता है, क्या वो सर्जरी के थ्रू ही हट सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए हर एक बच्चे को एडेनोइड होता है तो उस हिसाब से अगर तो बात करेंगे तो फिर पूरे झारखंड में अगर बच्चे छोटे देखें तो कम से कम 20-30 लाख बच्चे होंगे, तो 20-30 लाख सर्जरी करने के लिए आपके पास नहीं, ऐसा नहीं होता। यू ऑलवेज ट्राई विद द मेडिकेशन फर्स्ट। अगर मेडिकेशन का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा फॉर कपल ऑफ मंथ्स, 1.5 मंथ्स, और बच्चा सीधे उतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन में तो पहुंचेगा भी नहीं। हाँ, अगर कंप्लीटली अगर ऑक्लूडेड है, सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहा है, तो बोलते हैं हाँ तुरंत करो। लेकिन अगर वो आप स्टार्टिंग के कंडीशन में गए हैं तो वी ट्राई विद द मेडिकेशंस, कंजर्वेटिव मेडिकेशंस, एंड 99 पॉइंट बच्चे जो है सो मैक्सिमम मेडिकेशंस के साथ इम्प्रूव कर जाते हैं। 1-2% बच्चे जहाँ उतना नहीं फर्क पड़ रहा, उसके बाद भी स्नोरिंग बहुत हो रही है, प्रॉब्लम्स बार बार कान में पेन हो रहा, तो बेटर है कि बहुत आज के दिन में जो सर्जरी होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, यू गेट डिस्चार्ज इन 3 आवर्स। तो एडेनोइड कॉब्लेटर्स से करते हैं, लेजर से करते हैं, माइक्रोडेब्राइजर से करते हैं, बच्चे आते हैं और ऑपरेशन कराया, 3-4 घंटे में घर वापस गए। और आज अगर ऑपरेशन कराया तो कल से फिर उनका जो सांस का प्रॉब्लम है वो ख़त्म, और जो हमेशा जो कान में प्रॉब्लम्स आती थी सो ख़त्म, नाक से जो पानी हमेशा आता रहता, सर्दी आती रहती है, सो ख़त्म। तो ऑलवेज गिव द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फर्स्ट। इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग देन डेफिनेटली गो फॉर सर्जरी, दैट्स ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। जैसे ईयर इन्फेक्शंस की बात हम कर रहे हैं, अक्सर लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, या अगर जब कान में पानी चला जाता है उससे कैसे बचाव किया जा सकता है? ईयर प्लग्स आते हैं यूजुअली, जैसे कि आपके हेयर प्लग ये आते हैं कि आपके अपने बाल, क्योंकि जो आपकी स्विमिंग पूल में वो क्लोरीन ब्लीच बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका स्किन, आपका जो आपकी हेयर है या फिर बाकी कहीं भी अगर हो जाएगी तो डैट कैन डू समथिंग। एक हम लोग स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं जिसमें कान में इन्फेक्शन हो जाना। तो ईयर प्लग और पूरी तरह से ढक के अगर आपके पास प्रोटेक्शन है तो उसको यूज करके उसके बाद जाइए। उसके बाद में भी अगर कान में पानी गया है, हल्का फुल्का भी अगर दर्द स्टार्ट हो गया तो बेटर गो एंड सी सम ENT सर्जन एंड गेट इट ट्रीटेड रादर देन लाइक सफरिंग। बहुत सारी ENT हेल्थ के बारे में बात की और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और हम अपनी चर्चा को अब जारी रखते हैं। सर, हम ईयर इन्फेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। अक्सर घरों में देखा जाता है लोग होम रेमेडीज़ यूज़ कर लेते हैं, कभी कान नाक में तेल डाल देते हैं बच्चों के, ये हार्मफुल है? हाँ, ये बहुत हार्मफुल है। एक्चुअली फंगस के लिए जो तेल होती है दे यूज इट एज ए फूड। तो अगर बरसात है, खासकर आपने में जैसे हमारे पास जो पेशेंट्स आज के दिन में आते हैं, अगर मैं 40 पेशेंट्स देखता है तो उसमें से 4-5 पेशेंट्स तो कम से कम ओटोमाइकोसिस के होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज पुटिंग ऑयल, स्पेशली द सरसों ऑयल वगैरह जो डालते हैं, तो नहीं डालना चाहिए। अगर आज के दौर को देखें, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के जो हैबिट्स है स्मोकिंग ड्रिंकिंग का, क्या ये भी इफेक्ट डालता है हमारी ENT हेल्थ पर? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। और स्पेशली तो जो अभी हाल में एक और जगह पे मैं गया हुआ था, एंड रिसेंटली पेशेंट्स ऑल्सो कम, तो पॉल्यूशंस के कारण, पॉल्यूशंस को हम लोग एयर पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो रिसेंटली ये डेटा है कि हम दिल्ली NCR में एक नॉर्मल आदमी, एक एवरेज आदमी इतना पॉल्यूशन लेता है कि दिन के लगभग 40 सिगरेट्स पीता है वो, सिर्फ नॉर्मल नहीं पीता वो, लेकिन सांस के थ्रू। तो जो पॉल्यूशन है वो डेफिनेटली हार्मिंग ए लॉट। और नॉइज पॉल्यूशन की तो हालत ये है कि हम लोग साउंड को नापते हैं डेसिबल्स में, तो 55 डेसिबल से ऊपर जितनी भी साउंड्स होती है वो आपको डैमेज करती है। और बहुत ज़्यादा जैसे 90 या 100 डेसिबल तो थोड़ी देर के लिए भी अगर आप सुनेंगे तो आप बहरे तक हो सकते हैं। एंड पीपल कम्स टू अस जिसमें कि
यंग गाइस, पहले तो क्या होता था कि कम सुनाई मैक्सिमम बूढ़े लोग को होती थी, लेकिन आज के दिन में बिकॉज ऑफ द हेडफोन, बिकॉज ऑफ द लाउड एक्सपोजर टू द डीजे एंड ऑल दोस, सो प्रॉब्लम्स आर कीप कमिंग। और अगर वो लाउड एक्सपोजर अगर होगा तो उन्हें खुद नहीं पता था, पीपल आर इग्नोरेंट कि उनके साथ क्या हो रहा है। दे एंजॉय कि चलो ठीक है, जैसे यूथ यंगस्टर्स ऑल्सो व्हेन दे आर कमिंग टू रांची एंड गोइंग टू द पब्स इन अदर प्लेसेस, बिकॉज कभी कभी देखते हैं उतना तेज आवाज आता रहता है। तो आफ्टर टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ अल्कोहल और एनी सॉर्ट ऑफ सेडासेंस एंड तो उसकी साउंड की जो 60-70 मतलब 90-100 के आसपास में जो डेसिबल्स पहुंच जाते हैं, तो इट्स गिव्स ए परमानेंट लॉस टू द हियरिंग। या फिर अगर आप घर में ही बैठ के सुन रहे हो और बहुत तेज अगर सुन रहे हो, तो इट विल कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू द लाउड साउंड विल लीड टू द लॉस ऑफ हियरिंग एंड इट्स इरिवर्सिबल। तो धीरे धीरे फिर आपको कान में मशीन की जरूरत पड़ेगी और बाकी करेगी। तो पीपल शुड अवेयर, जैसे अगर आप दुनिया में बात करोगे तो मैक्सिमम कंट्रीज में नो हॉकिंग जोन है, आप हॉन्क नहीं कर सकते। और रांची में या फिर हमारे इंडिया में तो देखोगे तो सड़क पे जाने के बाद सिर्फ हॉकिंग और बाकी जो साउंड पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस और बढ़ना चाहिए, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा हेल्थ में स्पेशली। और ऐसा नहीं है कि लाउड साउंड से सिर्फ आपका कान जाता है, उससे हाइपरटेंशन, उससे ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस। जैसे बहुत सारे बच्चे अगर 2-3 घंटे कंटिन्यूअस रात में बैठ के सुन लिया कान में आइदर म्यूजिक और योर क्लासेस, तो उस दिन रात में नींद नहीं आएगी आपको। द रीजन इज एक्सपोजर टू दैट लाउड साउंड। पीपल आर नॉट नोइंग कि हाँ आज अच्छा नींद क्यों नहीं आ रही, उसका कारण ही है जो 3-4 घंटे आपने सुना है। तो लाउड साउंड एक्सपोजर इज डेफिनेटली क्रिएटिंग बिग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, स्पेशली टू द यंगस्टर्स एंड एडल्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट इट। लेकिन अगर कुछ होता है, अगर तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं, तो आपका जो लॉस हुआ है उसको वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर वो डिले कर देते हैं तो नहीं लाया जा सकता। तो फर्स्ट थिंग इज प्रिवेंशन, डोंट डू। सेकेंड थिंग, अगर हो भी गया तो रीच टू योर डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, सो आप वापस आ सके। नहीं तो एक बार अगर हियरिंग लॉस हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे लोग कान साफ करने के लिए ईयरबड्स जो होते हैं, कॉटन बड्स, उसका यूज़ करते हैं, क्या वो फ़ायदेमंद है? देखो, भगवान ने हम लोग की जो शरीर की जो रचना करी है, या फिर इवोल्यूशन में जो हमारा शरीर का रचना हुआ है, तो कान के जस्ट आगे में हमारी ये धबड़े का ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो कान को अगर 2 पार्ट में लोगी तो अंदर वाले पार्ट में वैक्स बनता नहीं है। वैक्स जरूरी है, बिकॉज वैक्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका इसका जो स्मेल होता है बहुत गंदा लगता है। तो वैक्स अगर है तो फिर इट्स हाइड्रोफोबिक, ऑल्सो पानी नहीं जाएगा जल्दी। दूसरा है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं सो कान में नहीं आएंगे। लेकिन वैक्स जो बाहर की तरफ से बनता, अंदर की तरफ नहीं बनता। और हम लोग जब भी बात करते हैं या चबाते हैं तो हमारा ये ज्वाइंट हिलता है, तो वो वैक्स को बाहर निकालता रहता है। तो हमारे बॉडी की सेल्फ वैक्स रिमूवल मैकेनिज्म है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। अगर बाहर की तरफ है तो थोड़ा निकाल सकते हो, अंदर करके अगर आप पुश करोगे तो उसके बाद फिर यू हैव टू गो टू एएनटी सर्जन एंड गेट इट आउट, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जो सब आदमी की जो बेसिक मैकेनिज्म है बॉडी की, व्हाइल टॉकिंग एंड शेविंग, द वैक्स कम्स आउट। अक्सर ये भी देखा जाता है कि नहाने समय हम अगर वेट क्लॉथ से अगर साफ करें तो क्या वो ठीक रहता है? I would personally suggest कि don't go much inside, because you will just push that wax more in and then after the वो फिर नहीं आएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास जाके ही निकालना होगा। ऐसे अपना खुद का सबका बॉडी मैकेनिज्म है सब नहीं। अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो रांची में जैसे 20 लाख लोग हैं, तो उसमें कम से कम तो 19.5 लाख के कान में पूरा गंदा भरा होता। तो ऐसा नहीं होता। हाँ, किसी किसी का जो कैनाल वाल होती है थोड़ी डिफेक्टिव होती है, तो उनको हम बोलते हैं 6 महीने साल भर में एक बार आके आप साफ करा लिया करो। ड्राई थ्रोट और नेजल ड्राइनेस, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? वो डिपेंड करता है कि ड्राइनेस क्यों है। एलर्जीज के कारण भी कभी कभी ड्राइनेस होती है, और जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता जाता है, आदमी की सिक्रीशंस घटती चली जाती है, तो एज रिलेटेड ड्राइनेस भी आती है। इन्फेक्शंस में भी ड्राइनेस आता है। तो यू नीड टू वर्क आउट कि हो क्यों रहा है, एंड वी ट्राई टू लाइक रेक्टिफाई द रूट कॉज ऑफ इट। बट अदरवाइज सॉल्ट वाटर गार्गल करिए। अगर स्टीम, अगर नेजल कंजेशन या ड्राइनेस ज़्यादा लग रहा है तो घर में आपको रेमेडी में स्टीम ले सकते हैं, और सॉल्ट वाटर गार्गल। अगर मुंह में ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है तो विटामिन सी या फिर लिमसी चूस सकते हैं, जो कि कंपनी का नाम है, विटामिन सी की कैप्सूल्स आती है। सो दीज आर। उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे तो बेटर गो एंड गेट टू टॉक टू योर नियरेस्ट डॉक्टर।
आपको याद होगा सर कि कोरोना के टाइम पे हम सैनिटाइजर और मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, तो मास्क लगाना क्या नॉर्मल डे में भी उतना ही फ़ायदेमंद होता है हमारी ईएनटी हेल्थ को लेकर? नॉट रियली, ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मास्क वगैरह की, लेकिन हाँ इट प्रोटेक्ट्स यू। जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, किसी भी टाइप का ये है, तो आप अगर 1 लेयर मोर अगर प्रोटेक्शन लेते हो तो दैट्स ऑलवेज गुड। बट आप डे टू डे लाइफ में मान लो अगर मास्क लगा के घूम रहे हो तो डज नॉट मेक मच सेंस एक्चुअली। ऐसा कोई डाइट जो हमारी ईएनटी हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करे? देखो पूरी बॉडी की हेल्थ एक ही होती है। हम लोगों ने ईएनटी अलग बना दिया है, न्यूरो अलग बना दिया है, कार्डियक अलग बना दिया है। उसमें किसी भी हेल्थ के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कम से कम 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर नींद कम होगी तो आपके न्यूरोनल जो आपकी रीजनरेशंस है या न्यूरॉन की जो थकान हो बढ़ जाएगी। तो नींद सबसे ज़रूरी है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे एडल्ट हो, नींद आपका पूरा होना चाहिए। दूसरा है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे नींद में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको लाइटली मत लो, चाहे वो स्नोरिंग हो या अगर आपके नींद में खलल आ रही है, सांस रुक रहा है, तो जरूर ईएनटी के पास में जाओ, उसको ठीक कराओ। हो सकता है आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आपके बच्चे को हो या बड़े को, किसी को भी हो सकता है। तो नींद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। द सेकेंड थिंग इज डाइट, एक्सरसाइज। एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक भी चलेगा, बिकॉज आवर बॉडी इज मीट इन दैट वे। और डाइट्स वो तो डिपेंड करता है आज के दिन में, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी ऑल्सो गुड। और आज के ज़माने में लोग खा खा के मर रहे हैं, बिना खाए कोई नहीं मर रहा। ओवर एबंडेंस सिचुएशन है अभी। लोगों की ओबेसिटी इज द गोइंग टू बी मेजर इशू, क्योंकि याद है 1960 में जैसे लाल बहादुर शास्त्री बोला करते थे कि हफ्ता में 1 दिन उपवास रखो। इसलिए नहीं बोलते थे कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे रखना है, इसलिए बोलते ताकि दूसरे लोग खा सकें। और अभी तो जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ओबेसिटी इज ए ह्यूज इशू। हाँ, तो खाना थोड़ा कंट्रोल कीजिए, एक्सेसिव शुगर मत लीजिए, वेट को कंट्रोल रखिए और फिजिकल एक्टिविटीज एटलीस्ट हाफ एन आवर कीजिए। अगर वेट बढ़ रहा है तो वो अपने आप आपको हाइपरटेंसिव, अपने आप आपको डायबिटिक, अपने आप आपको 3-4 और बीमारियां लेके आएगा। इवन स्नोरिंग विल इंक्रीज। ईएनटी प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, बिकॉज ईएनटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। अगर साइनस है तो सामने वाला बंदा देख के कभी नहीं समझेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम भी है। या फिर अगर आपके कान में दर्द है, अगर आप कम सुनते हो बिकॉज ऑफ तो ओवरऑल आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, बहुत हैम्पर होती है अगर आपको ईएनटी प्रॉब्लम्स है। तो इट्स ऑलवेज, पहले के ज़माने में अगर आप आज से 50-60 साल पहले शायद पैदा लिए तो कोई ऑप्शंस नहीं था। जब आज के दिन में आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का ऑप्शन है, अगर आप कम सुनते हैं तो नॉर्मल सुन सकते हैं। अगर आपको साइनस की हेडेक्स आती है, साइनस प्रॉब्लम्स है, आप ठीक करा सकते हैं। आपकी आवाज़ में अगर होर्सनेस आ रहा है, आप लेजर से सर्जरी करा सकते हो अगर नोड्यूल है, या मुंह में अगर कैंसर हो रहा है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पास सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन है तो व्हाई नॉट गॉट ऑप्ट फॉर इट। जब नहीं था तो नहीं था। यूज एंजॉय द 2025, जो आज का जो नया जनरेशन है, एआई जनरेशन है, एडुकेटेड जनरेशन है, सारी चीज़ें आपके पास में है। तो मेरे हिसाब से ईएनटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर इम्प्रूव्ड है तो मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे साथ आज साझा करने के लिए। आज की बातचीत से हमने एक चीज़ ज़रूर सीखा है कि ईएनटी हेल्थ को इग्नोर ना करें और समय पर इलाज ज़रूर करवाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।